हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, जिसके कारण हम उनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो हमारे संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 जो है कुछ ऐसे अधिकार है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जिनका वर्णन किया गया आर्टिकल 12 से 35 तक, उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है भारत के नागरिकों को, लेकिन उनको फंडामेंटल नहीं बोला जाता। सिर्फ आर्टिकल 12 to 35 जो राइट्स मेंशन है उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स की जो कंसेप्ट है हमने बोरो किया है यूएस से। यूएस में एक डॉक्यूमेंट्स है बिल ऑफ राइट्स, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन उनके नागरिकों को प्रोवाइड करता है। वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट बोरो किया है भारत के कंटेक्स्ट में। तो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली वो क्या करते हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा सभी नागरिकों को कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो भारत में जो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स है वो क्या है? फीचर्स क्या है कि यहाँ पे कुछ तो जो राइट्स है, सम राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली। इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं, इंडियन सिटीजन्स ओनली। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 एंड 30 है। यानी कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी राइट, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 एंड 29 एंड 30, ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये ऐसे आर्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हैं। इनमें निहित जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल्स है, यानी कि 16 है, 17 है, 18 है, 20, 21 है, 23 है, 24 है, 25, 6, 7, 8 तक जितने भी राइट्स हैं वो भारत के नागरिकों के साथ साथ जो हमारे फ्रेंडली फॉरनर हैं, फॉरनर यानी कि विदेशी जो नागरिक है, जो हमारे मित्र विदेशी नागरिक है, उनको भी वे राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन ये जो राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के तहत भी 2 सेट ऑफ राइट है, जो एक तो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, दूसरा भारत के नागरिकों के साथ साथ जो हमारे फ्रेंडली फॉरनर हैं, विदेशी भाई हैं, उनको भी वो राइट्स मिले हुए हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे ऐसे राइट्स हैं जो पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव राइट्स हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव इन द सेंस कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी स्टेट को ये इंश्योर करना है कि किसी नागरिक के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनके कास्ट के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर, उनके जैसे वो है प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं कि स्टेट को ये कार्य नहीं करने हैं। स्टेट कुछ ऐसे एरियाज को फ्री कर दे, जैसे रिलीजन का एरिया, कि स्टेट रिलीजन के एरिया को फ्री कर दे, ताकि जो नागरिक है वो अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके विद सम एक्सेप्शंस। यानी कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री राइडरशिप है, नहीं ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस है। बट स्टेट ने एक स्फेयर, स्टेट को यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है कि स्टेट को एक स्फेयर क्रिएट करना है उसके लिए सिर्फ, और स्टेट को इंटरफेयर वहाँ पे नहीं करना है। यानी कि कुछ पॉजिटिव राइट्स है, कुछ नेगेटिव राइट्स है। फिर यहाँ पे कुछ जो राइट्स है, नो परमानेंसी, यानी कि राइट्स जो भी हैं आर्टिकल 12 to 35 जो भी राइट्स दिए गए हैं वो परमानेंट नहीं है, सैक्रोस्कैंट नहीं है। यानी कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। यानी कि आर्टिकल जैसे 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 है, यानी कि यहाँ पे स्टेट इंश्योर करेगा कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड दिए गए, 5 ग्राउंड दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के तहत जो राइट्स दिए गए हैं, इन पर जो राज्य है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। यानी कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद जो है, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है हमारी, पार्लियामेंट कैन अमेंड
फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है या पार्ट है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अमेंडमेंट होगा पार्लियामेंट के तहत तो वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि 3 टाइप से जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। एक तो सिंपल मेजोरिटी है, उसको तो हम इंक्लूड नहीं करते आर्टिकल 360 के तहत, लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके 2/3 जो सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए पक्ष में, तभी वो है प्रोविजन अमेंड किया जा सकता है। टू स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका भी 2/3 बहुमत वहाँ पर होना चाहिए। तो स्पेशल मेजोरिटी के तहत पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है, क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वह अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डिस्ट्रॉय ना करे। यहाँ की यानी कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेशन लगा दी है ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर, बट पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिससे कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है वह डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसे अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में भी। नेक्स्ट जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स का वो क्या है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं जस्टिसेबल हैं, यानी कि अगर किसी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या राज्य के द्वारा या किसी नागरिक के द्वारा, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है। जिस भी बंदे के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है वह या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की नॉलेज में यह है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उसके बिहाफ से कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है जस्टिसेबल है, तो कोर्ट में सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में भी जाया जा सकता है। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पे भी जाया जा सकता है। नेक्स्ट हाई कोर्ट्स में भी यहाँ पे जाया जा सकता है। इवन वी कैन ऑल्सो मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित जो केस है उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिसेबल है, हम उनके अवरुद्ध होने की स्थिति में कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स का वो क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड है। ऑपरेशन या क्रियान्वयन है, ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, ये जो 3 आर्टिकल हैं इनसे फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को लिमिटेड किया गया है। आर्टिकल 31A संबंधित है किससे कि जो लैंड है, जो लैंड एक्विजिशन है या लैंड का जो यूज है, भूमि का जो उपभोग है, उसका जो अधिकरण है, उससे संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 39B ये 9th शेड्यूल से संबंधित है। 9th शेड्यूल यानी कि कुछ ऐसे लॉज है जिनको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उन पर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग नहीं कर सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है उससे इसको बाहर रखा गया था 31B के तहत जो 9th शेड्यूल क्रिएट की गई थी। लेकिन जब 73 में जो केशवानंद भारती का केस हुआ है उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 9th शेड्यूल है दैट इज़ नॉट आउट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उनकी भी जांच कर सकता है। नेक्स्ट जो 31C है, इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित जो प्रावधान है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और 19 में कुछ संशोधन किया जाता है पार्लियामेंट को तो वो न्याय उचित है, यानी कि वो कर सकती है पार्लियामेंट, यानी कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट 14 और 19 में कोई संशोधन कर सकती है तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ऐसा वो गैर कानूनी नहीं होगा पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या जो फंडामेंट जो है आर्टिकल 33 एंड 34 वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी आर्मी है, नेवी है,
और एयर फोर्स है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो हमारी अदर फोर्सेज है, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उनसे संबंधित रखने वाले जो हमारे सिटीजन हैं उनको किस सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स मिल सकते हैं, किस में नहीं मिल सकते, डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है आर्म फोर्सेस के पर्सनल को विद रिस्पेक्ट टू देयर फंडामेंटल राइट्स। और सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो फंडामेंटल राइट्स है वो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान में? इनिशियली ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश कर दिया है। अब करंटली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है, 5 अधिकार है, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 19 to 20 ये कौन से हैं? राइट टू लाइफ लिबर्टी, आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, 25 to 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 29 to 30 ये हैं आपके एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। शिक्षा और आपको सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं 29 और 30 में। आर्टिकल 32 ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो 32 है, यानी कि अगर 32 आपको मिला है तो इट मीन्स फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल, यानी कि अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप इस आर्टिकल के तहत कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। तो ये भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं भारत के संविधान में, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ राइट्स है जो किसी भी देश के संविधान में वर्णित है, यानी कि भारत के संविधान में जो वर्णित फंडामेंटल राइट है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत विस्तृत है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई, आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, 31 को अबोलिश कर दिया गया है। उसके साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस और मार्शल लॉ के सिचुएशन में किस तरह फंडामेंटल राइट्स लागू हो सकते हैं, किस तरह उनको सस्पेंड किया गया है, उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। ये जो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, यानी कि उनकी भाषा काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कई बार क्या करना पड़ता है कि वकीलों की, कानून के जो ज्ञाता है उनकी सहायता लेनी पड़ती है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि परमानेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म हो सकती है वो ये हो सकती है कि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, किसी तरह के सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की गई है। दूसरा क्या है कि भारत की जो जनता है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी या इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि इन राइट्स के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, तो उसके लिए आवश्यकता है कि स्टेट यहाँ पे इनफ एफर्ट्स करे ताकि नागरिकों को इन राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जो राइट्स है वो काफ़ी एक्सेप्शंस के साथ आते हैं, यानी कि स्टेट्स के जो राइट्स प्रोवाइड करता है उसमें स्टेट को काफ़ी छूट दी हुई है कि कुछ एक्सेप्शंस का यूज करके वह राइट्स को कुछ हद तक इरोड कर सकता है। जैसे रिजर्वेशन का सहारा लेके राइट टू इक्वालिटी को काफ़ी हद तक धूमिल कर दिया गया है इसके जो प्रोविजंस है, लेकिन वो भी आवश्यक है भारत की कंडीशंस को देखते हुए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्कीम ऑफ राइट हो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इंडिविजुअल राइट्स को लेंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ साथ एक्सेप्शंस क्या हैं और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में बने रहिए राइट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। थैंक्स फॉर